वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं किसके बारे में? एटम के बारे में। इससे प्रीवियस लेक्चर में क्लास 9 के लिए हमने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी को पढ़ा था। वहाँ पर हमने बात करी थी कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी ने क्या क्या पोस्टुलेट्स दिए थे। तो बच्चे यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं कि जो हम इस चैप्टर का नाम ही है एटम्स एंड मॉलिक्यूल, तो आज हम कंप्लीट डिटेल में पढ़ेंगे कि एटम्स क्या हैं। देखिए बच्चे, अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आपके आसपास कोई बिल्डिंग बन रही है, कोई मकान बन रहा है, तो अगर मैं आपसे पूछने लग जाऊं कि उस मकान को कंप्लीट करने के लिए सबसे छोटा पार्टिकल क्या है जो अगर नहीं होगा तो मकान नहीं बन पाएगा, तो आप या तो कहेंगे कि एक ब्रिक होती है, जिससे क्या करती है, ब्रिक लगती बहुत लंबी लंबी बिल्डिंग्स बन जाती हैं। या आप ये भी बोल सकते हो कि ग्रेन ऑफ सैंड, जो ग्रेन है उसी से तो मिलकर क्या होती है, पूरी की पूरी बिल्डिंग, इवन जो ईंट है वो भी तो ग्रेन से मिलकर बनी हुई है ना। तो मीन्स जिस तरीके से किसी भी बिल्डिंग, किसी भी बड़ी से बड़ी जगह जो होती है, उसका जो बिल्डिंग ब्लॉक होता है बच्चे, वो क्या होती है, छोटा सा ग्रेन ऑफ सैंड होता है। सिमिलरली जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब जिस छोटे पार्टिकल से मिलकर बने हुए हैं, उस छोटे पार्टिकल को क्या बोला जाता है, उसको एटम बोला जाता है। ठीक है, तो लेट वी डिफाइन व्हाट इज एन एटम। एटम है क्या? इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच में or may not capable of independent existence means वो छोटे से छोटा पार्टिकल, अगर मान लिया मैं कह रही हूँ कि ये एक एलिमेंट है, ये एलिमेंट जिन छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, उस छोटे छोटे पार्टिकल को क्या बोला जाता है बच्चे? उस छोटे पार्टिकल को एटम बोला जाता है। अगर मैं बात करूं, ये जो पेन है या ये जो मार्कर है, ये भी छोटे छोटे एटम से मिलकर बना हुआ है, इतने छोटे कि जिनको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते। मतलब एटम्स एक्चुअली में तो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। अगर मैं बात करूँ कि अगर मिलियंस ऑफ एटम बन जाए ना, अगर मिलियंस ऑफ एटम मिल जाएं, तब जाके आपकी जो कॉपी का एक पेज होता है ना, उसकी जितनी थिकनेस होती है, मिलियंस ऑफ एटम जब मिले तो इतनी थिकनेस बनाते हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि एटम्स कितना ज़्यादा छोटा होता होगा। ठीक है ना, इतना छोटा कि आप उसको नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम बात कर रहे थे एटम क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल किसी भी एलिमेंट का जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर भी सकता है और एग्जिस्ट नहीं भी कर सकता। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ, नियोन है, हीलियम है, आर्गन है, ये नोबल गैसेज हैं, ये किसी और के साथ रिएक्शन नहीं करती, तो ये नेचर में एज इट इज़ एग्जिस्ट कर सकती हैं। मीन्स हीलियम हमेशा He ही रहता है, आर्गन Ar, नियोन Ne। मीन्स ये कैपेबल है इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस में एज इट इज़। लेकिन अगर मैं बात करूँ ऑक्सीजन कभी ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता नेचर में। ऑक्सीजन कैसे एग्जिस्ट करता है? O2 ऐसे। क्यों? क्योंकि ये जो अकेला ऑक्सीजन है बच्चे, ये स्टेबल नहीं है, ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। क्यों स्टेबल नहीं है? वैसे तो मैं ये इससे पहले ही प्रीवियस लेक्चर में बता चुकी हूँ कि किसी भी एटम को स्टेबल होने के लिए उसका ऑक्टेट पूरा होना चाहिए, यानी कि उसकी वैलेंस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अगर आपको देखना है तो प्रीवियस वीडियो में आप जाइए और ये देख लीजिए कि ऑक्सीजन क्यों स्टेबल नहीं होता है। सिमिलरली नाइट्रोजन N2 की तरफ एग्जिस्ट करता है, ऐसे नहीं एग्जिस्ट कर सकता। उसी तरीके से क्लोरीन Cl2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ऐसे एग्जिस्ट नहीं कर सकता। मेनी मोर, बहुत सारे एलिमेंट हैं जो कि अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकते। वहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एटम्स को एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट होकर या एक दूसरे के साथ मिलकर रहना पड़ता है, तो वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। बट एक बात और बोल सकते हैं एटम के बारे में, क्या कि एटम्स कैन पार्टिसिपेट, atoms is the smallest part या smallest particle which can या which take part in chemical reaction, which take part in केमिकल रिएक्शन। देखिए किसी भी केमिकल रिएक्शन में हमेशा जो पार्टिसिपेट करता है वो एटम्स ही होते हैं, स्मॉलेस्ट पार्टिकल। देखिए मॉलिक्यूल तो कर ही सकते हैं, लेकिन एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है। मीन्स वैसे तो हमने बात करी है कि जो एटम होता है वो 3 चीज़ों से बेसिकली मिलकर बना होता है। कौन बचे? इलेक्ट्रॉन्स जो बाहर घूमते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन।
लेकिन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में से कोई भी किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। मीन्स पार्टिसिपेट कौन कर सकता है? एटम्स ही कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, अकेले पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। समझ में आ रही है? तो एटम क्या हुआ? वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल किसी भी एलिमेंट का जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है। एटम हमने कहा इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं और इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं भी कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, और क्या बोल सकते हैं हम कि atoms are the building block of every material. Atoms are building block of every material. हर एक मटेरियल किससे मिलकर बना हुआ है? एटम से मिलकर बना हुआ है। हर एक मटेरियल किससे मिलकर बना हुआ है बच्चे? एटम से मिलकर बना हुआ है। ये बात मैंने पहले बता दी कि कुछ इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं, कुछ इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो कुछ क्या करते हैं? सम फॉर्म मॉलिक्यूल्स और सम फॉर्म कंपाउंड्स। कुछ मॉलिक्यूल्स बनाते हैं और कुछ किस चीज़ की फॉर्मेशन करते हैं? कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करते हैं। तो दैट इज ऑल अबाउट व्हाट इज एन एटम। एक एटम क्या है? वो छोटा सा पार्टिकल जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सके, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर भी सके और इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं भी कर सके। इंडिपेंडेंटली वो एग्जिस्ट कर पाएंगे जिनका ऑक्टेट या ड्यूप्लेट पूरा हो। नोबल गैसेज हो गई, हीलियम, नियोन, आर्गन, जीनोन, क्रिप्टॉन एटसेट्रा। और जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते तो वह मॉलिक्यूल या कंपाउंड की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ रिएक्शन करके फिर वो नेचर के अंदर एग्जिस्ट कर सकते हैं। ठीक है। नाउ लेट वी मूव ऑन सेकेंड क्वेश्चन, हाउ बिग आर द एटम्स। कोई भी एटम कितना बड़ा हो सकता है? कोई भी एटम कितना बड़ा हो सकता है? बच्चे अभी मैंने बात करी कि एटम एक्चुअली में दे आर वेरी 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 स्मॉल, बहुत टाइनी होते हैं। एटम्स क्या होते हैं? आर वेरी टाइनी, वेरी वेरी स्मॉल। ठीक है ना। कितने स्मॉल? इतने स्मॉल कि कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आई। कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आई। देखिए, आपको बिल्कुल एक सिंपल सा एग्जांपल देने के लिए मैं आपको बोलूँ। देखिए, आपके एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन गैस है ना, कार्बन डाइऑक्साइड है ना, नाइट्रोजन है। लेकिन क्या आपने कभी ऑक्सीजन को ऐसे आपके आसपास घूमते हुए देखा है? क्या आप ऐसे ऑक्सीजन को पकड़ सकते हैं? नहीं पकड़ सकते ना। आप ऑक्सीजन को नहीं देख सकते, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं देख सकते। लेकिन हमें मालूम है 71% नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में है। क्या हमें ऐसे यहाँ पर इधर उधर नाइट्रोजन कभी घूमती हुई दिखाई देती है? नहीं देती। मीन्स एटम जो है इतने छोटे होते हैं कि हम उनको नेक्ड आई से नहीं देख सकते, उनके स्ट्रक्चर को एलोबरेट नहीं कर सकते। समझ में आ रही है? फिर आप कहोगे कि सारी चीज़ें एटम से मिलकर बनी है, हम इनको तो देख पा रहे हैं, मैं इसको देख पा रही हूँ, ये भी तो एटम से मिलकर बना है, ये बोर्ड भी एटम से मिलकर बना है। लेकिन बेटा ये इसलिए देख पा रहे हैं क्योंकि बहुत सारे एटम्स मिलकर बने हुए हैं। मैं आपको एक टर्म बताती हूँ, एक छोटा सा नंबर जो आने वाले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। 1 मोल, 1 मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होते हैं। 1 मोल मीन्स 6.022 इंटू 0.000023 टाइम्स 0। मतलब 1 मोल का मतलब है, जैसे मैं कह दूँ एक सैंड का छोटा सा पार्टिकल, उस छोटे से पार्टिकल में इतने एटम्स होते हैं। तो आप समझ लीजिए, अगर मैंने यहाँ पर एक ये डॉट लगा दिया ना, ये एक डॉट, इस डॉट में इतने एटम्स हो सकते हैं। एक किसी भी चीज़ का 1 मोल, उसमें इतने एटम्स, पार्टिकल्स, आयंस कुछ भी हो सकते हैं। इसको हम डिटेल में लेटर ऑन पढ़ेंगे। तो हमने कहा एटम्स क्या है? बहुत छोटे, इतने छोटे कि हम उनको नेक्ड आई से नहीं देख सकते। इसीलिए हम मीटर सेंटीमीटर में तो बात कर ही नहीं सकते। हम इसके साइज़ को मेज़र किया जाता है नैनोमीटर में। साइज इज मेजर्ड इन नैनोमीटर्स। और अगर हम बात करें 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है? 10⁻⁹ मीटर के बराबर होता है। मीन्स 0.00000 करके फिर 9। तो आप ये देख लीजिए कि इतना छोटा होता है। समझ में आ रही है? तो दैट इज़ वाई, वैसे तो पिकोमीटर्स में भी कर सकते हैं। 1 नैनोमीटर इक्वल 1 पिकोमीटर इक्वल टू 10⁻12 मीटर के बराबर होता है। लेकिन यूजुअली नैनोमीटर में साइज़ को मेज़र किया जा सकता है। ठीक है। तो मैंने बात करी कि मिलियंस ऑफ एटम्स टुगेदर form a very thin layer।
कितनी थिन लेयर, मैंने कहा जितना कि आप आपकी जो कोई भी आप ले सकते हैं, कोई भी कागज़ ले लीजिए आपकी कॉपी का, आप उसको खड़ा कीजिए, जितनी उसकी थिकनेस होती है मिलियंस ऑफ एटम मिला के उतनी थिकनेस बना सकते हैं। मतलब एटम जो हुए वो क्या हुए, बहुत बहुत ज़्यादा स्मॉल हो गए। पहले तो एटम्स को देखने के लिए कोई हमारे पास इंस्ट्रूमेंट नहीं था, अब हमारे पास क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको क्या बोलते हैं, टनलिंग माइक्रोस्कोप, स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप, दैट इज STM, स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप। तो बच्चे ये जो स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप है, इसकी हेल्प से स्ट्रक्चर ऑफ एटम को अब जाके थोड़ा बहुत एलोबरेट किया जा सकता है। ठीक है, तो दैट इज़ कितने बड़े हैं, बहुत छोटे हैं, इतने छोटे कि हम देख नहीं सकते। ठीक है, लेट वी टॉक अबाउट सिंबल्स ऑफ एलिमेंट। ये आप देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप लिख लीजिएगा साथ साथ। लेट वी मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ मॉडर्न सिंबल ऑफ एलिमेंट्स। वैसे तो बच्चे जो सबसे पहले सिंबल्स दिए गए थे दैट वाज गिवन बाय डाल्टन, उनको बोलते हैं डाल्टन सिंबल ऑफ एलिमेंट्स। डाल्टन सिंबल ऑफ एलिमेंट आप कॉपी खोलिएगा, उसके अंदर कुछ सिंबल्स दिए गए हैं, जैसे ऐसे करके किसी को ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, किसी को ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, किसी को ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। बट आजकल हम ये सिंबल्स बिल्कुल यूज़ नहीं करते, तो इसीलिए मैं यहाँ पर इनकी बात भी नहीं कर रही हूँ। ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट मॉडर्न सिंबल्स ऑफ एलिमेंट। ये भी टॉपिक मैं ऑलरेडी आपको डिस्कस कर चुकी हूँ बच्चे। किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कुछ सिंबल्स यूज़ करते हैं, और मोस्टली जो सिंबल्स हैं वो किसी ना किसी लैंग्वेज से लिए गए हैं। मोस्टली इंग्लिश से लिए गए हैं, कुछ ग्रीक से, कुछ जर्मन से, कोई लैटिन भाषा से, अलग अलग उससे। ठीक है, तो इसके लिए हम दो बातें याद रख सकते हैं। पहला तो ये जो मॉडर्न सिंबल है दैट वाज गिवन बाय IUPAC। IUPAC की फुल फॉर्म है IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। आई थिंक मैंने पहले भी बताया था, आप इसको लिख सकते हैं, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसने क्या कहा है, अकॉर्डिंग टू दिस कोई भी एलिमेंट, एवरी एलिमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय फ्यू लेटर्स। ठीक है, अगर किसी एक एलिमेंट को आप एक वर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे हाइड्रोजन H, ठीक है, तो वो कैपिटल होगा। अगर सिर्फ एक ही लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं तो वो लेटर क्या होगा, कैपिटल होगा। लेकिन अगर मैं हीलियम लिख रही हूँ तो पहला लेटर जो है वो कैपिटल और जो सेकंड लेटर है वो क्या होगा, स्मॉल होगा। अगर मैं हीलियम को ऐसे लिखूंगी तो ये गलत माना जाएगा। फर्स्ट कैपिटल, सेकंड क्या होगा, स्मॉल लेटर होगा। तो ये रूल है कि जब आप किसी भी एलिमेंट को या तो एक लेटर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या दो लेटर से। अगर एक लेटर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो कैपिटल होगा, दो से कर रहे हैं तो पहला कैपिटल और दूसरा क्या होगा, स्मॉल होगा। जैसे लिथियम हमने लिखा L और छोटा I, लिथियम। बेरिलियम BE, बोरोन B से ऑलरेडी रिप्रेजेंट हो चुका था, इसलिए हमने इसको क्या किया, BE इसको रिप्रेजेंट किया। तो ये जो सिंबल्स लिए गए हैं बच्चे, ये मोस्टली हमने कहा कि कहाँ से लिए गए हैं, इंग्लिश लैंग्वेज से लिए गए हैं। लेकिन कुछ नेम और जो सिंबल्स हैं वो लैटिन, ग्रीक, अलग अलग लैंग्वेज से लिए गए हैं। तो इनमें से जो मैंने एक लेक्चर हमारा लिया हुआ है पीरियोडिक टेबल वाला, उसमें मैंने ये सारे सिंबल्स आपको बताए हुए हैं। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अकॉर्डिंग टू IUPAC मॉडर्न सिंबल्स यूज़ करते हैं किसी भी एलिमेंट के लिए। अभी फर्स्ट 20 एलिमेंट्स का एग्जांपल ले सकते हो जो मैं आपको ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। ठीक है, हाउ डू एटम्स एग्जिस्ट, एटम्स एग्जिस्ट कैसे करते हैं। अभी देखिए, मैं ऑलरेडी अभी बताया है क्या, या तो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन फ्री स्टेट में कौन एग्जिस्ट करेंगे, दोज एलिमेंट्स या एटम्स विच आर स्टेबल। और स्टेबल कौन होंगे, हुज ऑक्टेट और ड्यूप्लेट का मतलब होता है बेटा 2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट का मतलब होता है 8 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन इज सेटिस्फाइड। ठीक है ना, प्रीवियस वीडियो आप चेक कर सकते हैं। ऑक्टेट का मतलब है अगर वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो स्टेबल होगा, और हीलियम के लिए अगर वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, और हाइड्रोजन के लिए तो वो क्या होगा, स्टेबल होगा। ठीक है, तो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे वो एलिमेंट्स जो स्टेबल होंगे। और कौन से एलिमेंट स्टेबल हैं, नोबल गैसेज आर स्टेबल। फॉर एग्जाम्पल हीलियम, नियॉन, आर्गन, जीनॉन, क्रिप्टॉन एटसेट्रा। ये नेचर में एज इट इज़ एग्जिस्ट करती हैं, ये किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते। दूसरे, इन कंबाइंड स्टेट,
इन कंबाइंड स्टेट, किस फॉर्म में? इन फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, कैसे? जैसे O2, Cl2, Br2, मीन्स एटम्स ऑफ सेम टाइप एक दूसरे के साथ मिल जाए, N2 है ना, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ, क्लोरीन क्लोरीन के साथ, तो मॉलिक्यूल बनाएंगे, ठीक है ना, मॉलिक्यूल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड्स, जैसे HCl, HBr है ना, NaCl, लाइक दिस। तो ये क्या है, इस तरीके से एटम्स क्या करते हैं, नेचर के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। कुछ आयनिक फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं, सॉल्यूशंस में भी होते हैं, ठीक है ना। सम एग्जिस्ट एज आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है ना, जैसे Cu2 पॉजिटिव, Na पॉजिटिव है ना, लाइक दिस। मीन्स कुछ आयंस की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, अकेले नहीं, जब उनको पानी में डिसॉल्व कर दिया जाता है तो वो आयंस की फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो बच्चे इस तरीके से एटम्स क्या कर सकते हैं, एग्जिस्ट। तो दिस इज ऑल अबाउट एटम्स, कितने बड़े होते हैं एटम्स, क्या होते हैं, उनको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है और किस तरीके से वो नेचर में रिएक्शन करते हैं और रिएक्शन नहीं करते हैं। जो रिएक्शन नहीं करते वो नोबल होते हैं। जैसे मैं बात करूं, क्लास में एक बहुत अच्छा सा बच्चा है जो किसी के साथ झगड़ा नहीं करता, किसी के साथ लड़ाई नहीं करता, अकेला बैठा रहता है, क्यों? क्योंकि वो स्टेबल है, तो वो ये है। और जो शरारती हैं, जो एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, तो वो कौन है, ऐसे एलिमेंट जो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं कर सकते, वो कंबाइंड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, या तो मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में या फिर किस फॉर्म में, दैट इज कंपाउंड्स की फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर बच्चों। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे एटॉमिक मास क्या होता है, फिर हम बात करेंगे मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ठीक है स्टूडेंट। दिस इज अ स्मॉल टेबल इन विच सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स ऑन देयर लैटिन एंड ग्रीक नेम्स। जैसे अगर मैं बात करूँ, हमने कहा कि इंग्लिश में जैसे मैंने कहा हाइड्रोजन H से शुरू होता है तो सिंबल H, हीलियम He से शुरू होता है। लेकिन अगर आप देखिए सोडियम, तो इसका सिंबल तो बच्चे एक्चुअली में SO होना चाहिए या S होना चाहिए, लेकिन S नहीं हो सकता क्योंकि सल्फर का होता है। लेकिन इसका सिंबल SO नहीं है बच्चे, इसका सिंबल है Na। तो दिस इज डिराइव फ्रॉम द वर्ड नेट्रियम। किस वर्ड से डिराइव किया है, ग्रीक और लैटिन वर्ड नेट्रियम से डिराइव किया है, इसलिए इसके पहले दो वर्ड्स ले लिए गए और इसको क्या बोल दिया, नेट्रियम Na। सिमिलरली कॉपर जो है, या तो इसका सिंबल C होना चाहिए, C नहीं हो सकता क्योंकि कार्बन का होता है, या फिर इसका सिंबल CO होना चाहिए, CO भी नहीं है क्योंकि वो कोबाल्ट का होता है। इसका सिंबल क्या होता है बेटा, Cu, और विच इज़ टेकन फ्रॉम द वर्ड क्यूपरम, इसीलिए पहले दो वर्ड क्यूपरम से ले लिए गए। कोबाल्ट CO, ये किसका सिंबल होता है, कोबाल्ट का, ठीक है। तो अब ना तो CO हो सकता है, ना ही कार्बन हो सकता, C हो सकता है क्योंकि C कार्बन के लिए, CO कोबाल्ट के लिए। तो कॉपर का क्या होता है, क्यूपरम, दैट इज Cu। सिमिलरली आयरन, आयरन के लिए बच्चे हम Fe यूज़ करते हैं, जबकि आयरन के लिए या तो I होना चाहिए या Ir होना चाहिए। I आयोडीन का होता है, Ir इरिडियम का होता है, तो दोनों पॉसिबल नहीं थे, तो ये वर्ड डिराइव किया गया किससे, फेरम, ठीक है, इसलिए Fe वर्ड ले लिया गया। सिमिलरली पोटेशियम, इट इज़ डिराइव फ्रॉम कैलियम, इसीलिए हम पोटेशियम का सिंबल क्या लिखते हैं बच्चे, K, ना कि P सिंबल किसका है, फॉस्फोरस का है। लेड जो होता है दैट इज डिराइव फ्रॉम द वर्ड प्लम्बम, इसीलिए हम इसको Pb इन दो वर्ड से लिया गया है, प्लम्बम, दैट इज Pb, ठीक है। ये दो क्वेश्चन गोल्ड एंड सिल्वर, Au एंड Ag, इसके सिंबल्स आपको मालूम है, ऑलरेडी कर चुके हो। ये बच्चे आप ढूंढेंगे आपकी NCERT से या किसी भी सोर्स से कि गोल्ड और सिल्वर के लिए क्या लैटिन और ग्रीक वर्ड्स दिए जाते हैं। मैं हिंट आपको दे देती हूँ, गोल्ड जो होता है वो येलो कलर का होता है, और एक्चुअली में ग्रीक में और लैटिन में यहाँ पर जो शब्द आएगा उसका मीनिंग येलो होता है, दैट इज़ वाई इट्स सिंबल इज Au। अदरवाइज इसका सिंबल या तो G होना चाहिए था या GO होना चाहिए था, इसका सिंबल SI होना चाहिए था, जो कि नहीं हो सकता क्योंकि सिल्वर का होता है। S होता तो वो सल्फर का होता है, तो इसलिए इसका सिंबल क्या है, Ag। तो आप क्या करिए, सर्च दीज नेम्स, आप किसी साइट से सर्च कर सकते हैं, NCERT से रीड कर सकते हैं, और ये इंपॉर्टेंट भी हैं, कई बार 1 मार्क के क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाता है। तो ये कमेंट सेक्शन में आप सभी इन दोनों के नेम सर्च करके लिखेंगे। देखिए सर्च करने का एक बेनिफिट और रहता है, जो चीज़ें आप खुद से सर्च करके लिखते हैं वो आपको लाइफ टाइम के लिए याद रहती हैं। तो आप क्या करिए, इन दो सिंबल्स के नेम खुद से सर्च करके लिखिएगा। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में,
बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के साथ कि मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं और किस तरीके से अब फर्दर हम एटम्स और मॉलिक्यूल को एलोबरेट कर सकते हैं। तब तक हैव अ नाइस डे बच्चों, बाय बाय।